उसके बाद जो है, अब ज़ाहिर है फ़ैट तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग फ़ैट के एक्सपर्ट भी नहीं हैं, तो उसकी हेलो तो अब फ़ैट के जो है ना एक्सपर्ट भी नहीं है। और एक और हमारी पुरानी फ़ैट की जो माहिर डॉक्टर फ़राह, तो अब जो नया अब क्या शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई फ़ैट तो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, और फिर उन्होंने कहा कि जो फ़ैट से जो चीज़ें निकल रही हैं उनकी तरफ चला जाए। और फ़ैट से जो चीज़ें चल रही थी ऑफ कोर्स वो क्या था, स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स और साइटोकाइंस। फिर ज़माना चल पड़ा एक्सोसोम्स की तरफ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब एक्सोसोम्स भी अब चूँकि मार्केट स्टफ़ होती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और साइंस को थोड़ा सा और एडवांस होना चाहिए था, तो बात कहाँ चली गई, उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पे गए तो वहाँ फिर हमें क्या चीज़ चाहिए, बॉडी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बहुत एसेंशियल्स हैं। और अगेन हम हमेशा जब फिलर्स की और बोटॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा क्या बात करते हैं, एनाटॉमी की, हमेशा एनाटॉमी की बात करते हैं। और इसी तरह ही जब आपको रीजनरेटिव मेडिसिन की तरफ जाना है तो अगेन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की तरफ। और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में क्या चीज़, आप अगर आपको याद करें, बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ा करते थे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और या एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वो चीज़ें जो हर सेल के अंदर मौजूद हैं और जो हर एंजाइम का पार्ट है। तो उसमें एक तो आ गए अमाइनो एसिड्स, फिर कुछ फैटी एसिड्स, और उसके बाद कुछ मेटल आइंस। और मेटल आइंस किस चीज़ के लिए हमें चाहिए थे, मेटल आइंस चाहिए थे कि जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उसके लिए हमें मेटल आइंस चाहिए थे। अब आप ये बताएं कि कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको आप समझते हैं कि बॉडी में एसेंशियल हैं। नंबर 1, क्योंकि आज कॉपर का सीन चल रहा है तो आज कॉपर ही हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाबाश। सबसे पहले तो आयरन आ गया, फिर जिंक आ गया, फिर मैग्नीशियम। चूँकि आजकल आप देखें तो हर जगह क्या चल रहा है, मैग्नीशियम। और वहाँ क्या लगता है कि मैग्नीशियम ना हुआ तो अल्लाह माफ़ करे हम कभी ज़िंदा ही नहीं थे, हम सारे वो क्या कहते हैं लिविंग डेड्स थे। और मैग्नीशियम, और इसी तरह फिर अचानक जिंक, उससे पहले जिंक था, उसके बगैर ऐसे लगता था कि हम सारे ज़िंदा लाशें। और फिर उसके बाद आजकल जो सबसे ज़्यादा जो है ज़ोर, और जिंक से पहले भी एक और चीज़ आई थी, दैट वाज सिलीनियम। उन्होंने कहा जी सिलीनियम के बगैर तो चल ही नहीं सकता, स्किन और मतलब कुछ भी नहीं चल सकता। और फिर उसके बाद अभी आपको अजीम बताएंगे, प्रोफेसर अजीम, कि नेड के बगैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, और अगर नेड ना हुआ तो हम तो चल ही नहीं सकेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि इसको एवोल्यूशन ऑफ साइंस कहना चाहिए, और या इसको फैट कहना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है ना कि हमें कुछ अरसे बाद कुछ वी नीड समथिंग न्यू। और हम चूँकि डॉक्टर्स हैं, लेकिन जितनी भी ये कंपनीज़ होती हैं इनका क्या दिल होता है कि कुछ ना कुछ नया सेलेबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया। तो फिर आजकल उन्होंने देखा कि क्या चीज़ नई सेलेबल है, दैट इज़ दीज मेटल्स। अब कॉपर लगता है कि ज़िंदगी में ना हुआ तो फिर सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो कॉपर जो है इसके बारे में हमें आप अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कॉपर इज़ वेरी ओल्ड। कितना ओल्ड है, आपको क्या ख्याल है, कितना? मतलब एंशियंट हिस्ट्री में भी इसका जिक्र है कॉपर का। और कॉपर का जिक्र कहाँ आता है, कॉपर का जिक्र वूंड हीलिंग में आता है, वूंड रिमॉडलिंग में आता है। फिर इसी तरह एक जो इसका बड़ा पुराना नाम था नीलाथो था, हम फ्रेंजिक में पढ़ते रहे। और इसका अगर आपको याद हो कि फ्रेंजिक मेडिसिन में इसका कलर आपको याद है किस तरह का होता था, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता था। और इसीलिए अगर आप देखें तो इसका नाम ही हमने ब्लू बूस्टर रखा है, ठीक है। तो जो ब्लू बूस्टर है अब इसके बगैर ऐसे लगा कि कुछ भी नहीं है। तो ब्लू बूस्टर के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक बातें कर लेते हैं जो कि रेलिवेंट टू एनाटॉमी है, कि एनाटॉमी में क्या होना चाहिए।
तो एनाटॉमी में ये होना चाहिए कि क्या ये आयन कॉपर एलोन बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो इसके क्या क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, स्पेशली इन डर्मेटोलॉजी। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इसके रोल हो सकते हैं, पोटेंशियल रोल्स डर्मेटोलॉजी में? एक तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि मेटल आयन है, तो फिर यह है कि मेटल आयन्स क्या अकेले काम कर सकते हैं, क्या अकेले एब्जॉर्ब हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। और क्या इनका सेल में ट्रांसफ़र इजी है? नहीं, तो वो भी इजी नहीं है। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स तलाश कर लिए, और कैरियर मॉलिक्यूल्स जो सेल में भी जो मौजूद हैं फॉर द कॉपर, वो कौन कौन से हैं? बेसिकली दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि इस नाम से ही आपको लग रहा होगा GHK कॉपर। तो GHK का क्या आपको पता है कि क्या चीज़ें? वेरी गुड। अच्छा, अब चूंकि हम सब की आदत हो गई है कि हम क्या करते हैं कि जो कंपनी ने हमें बताया मनो अन कबूल करके अल्लाह अकबर कि सोहेल भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, ये करना ही करना। तो एज ए डॉक्टर हम सबको क्या करना चाहिए? ओपन माइंडेड, खुद पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि ग्लाइसिन, हिस्टाडीन और जो के से लाइसिन, इट्स नॉट के से बट लाइसिन। लाइसिन इज अगेन एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और इसलिए इसका नाम है ट्राईपेप्टाइड। और ट्राईपेप्टाइड में ये तीनों चीज़ें हैं, ग्लाइसिन भी, हिस्टाडीन भी और लाइसिन भी। ये तीनों बड़े इम्पॉर्टेंट को स्ट्रक्चर्स हैं, को फाउंडर्स हैं। किस चीज़ के लिए? कोलेजन के लिए, और उस एंजाइम के लिए जो कि कोलेजन सिंथेसिस को इन्हेंस करता है। और कॉपर अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक इन तीनों के साथ इसको मिक्स ना किया जाए और बाउंड ना किया जाए। तो इसलिए ये एक ट्राईपेप्टाइड बनाया गया। अब इसके दो यूजेस जो आजकल दुनिया भर में चल रहे हैं, बट नंबर 1 टॉपिकल। क्या सिस्टेमिक यूज़ हो सकता है ये? क्यों जी? नहीं? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगेन बैक टू डर्मेटोलॉजी। एक सिंड्रोम है मैंकीज डिजीज़, और वो क्या है? कॉपर डेफिशिएंसी। और कॉपर डेफिशिएंसी सिंड्रोम को अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि बच्चों में कॉपर कैरियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और यूजुअली जो चाइल्ड हैं वो चाइल्डहुड में ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सीवियर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और लॉस ऑफ कोलेजन। क्योंकि जो कॉपर एज ए आयन और एज ए मेटल, इट इज़ एसेंशियल पार्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। और जब कोलेजन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स पूरी बॉडी में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द स्किन बट ऑल द कोलेजन कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर इसी तरह इट्स नॉट अबाउट कोलेजन, इट्स अबाउट इलास्टिन, इट्स अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये तीनों चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और ये जो कम्प्लेक्स है, यानी कि जो भी कम्प्लेक्स है हमारा, ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइसिन भी और हिस्टाडीन भी और लाइसिन भी, इन तीनों का काम कोलेजन सिंथेसिस में वेरी वाइटल है। और ये जो बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 टोपोकोलेजन, और वो है लाइसिन। और ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनका एक और रोल भी है कि ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनको इनहिबिट करते हैं, और वुंड हीलिंग को इन्हेंस करते हैं, और कोलेजन रीमॉडलिंग को भी इन्हेंस करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब ये टॉपिकल प्रोडक्ट जब हम ये यूज़ कर रहे हैं कम्बिनेशन में, तो इसके क्या क्या रोल हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 कोलेजन सिंथेसिस, नंबर 1, और नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और नंबर 3 एंजियोजेनेसिस को, ठीक है, और प्रो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करना, और वो वाले सारे साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं उनको इनहिबिट करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? टॉपिकल यूज़ के लिए।
लेकिन अब FDA ने एक सिस्टेमिक ड्रग भी यूज़ फॉर ओनली फॉर मैंकिस डिजीज़ अप्रूव कर दी है फर्स्ट टाइम 2026 में। तो अब मुझे लगता है कि जब वो आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रोल ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी में आ ही जाएगा, हम घसीटते घसीटते ले ही आएंगे। जिस तरह हमने मैग्नीशियम, सेलेनियम और सारी प्रोडक्ट्स को लें तो ये भी इंशाल्लाह आ जाएगी। आगे तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रीजनरेशन, रिपेयर और एंटी एजिंग, बस ये तीन जो है ना मेरी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आज के, इसको आपने याद कर लेना है। अब आगे जितनी भी बात है ना वो इसी पे चलेगी। क्या क्या चीज़ें? रीजनरेशन, रिपेयर और एंटी एजिंग, ठीक है। और इस सब का जो है ना मेनली इफेक्ट क्या है? करेक्टिव। और इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि GH के यानी कि ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इन तीनों का क्या, पहले ये प्लाज्मा में थे, फिर उसके बाद सलाइवा और यूरिन में भी आ गए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो ये ट्राईपेप्टाइड्स जिनसे हम मज़ीद जानते जा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हमें पता चलते जा रहे हैं कि ना सिर्फ करेक्टिंग है बल्कि और इनकी जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो हमें पता चलती जा रही है। और इसमें ना सिर्फ कॉपर बल्कि ये जो GHK यानी कि ग्लाइसिन, हिस्टाडीन और लाइसिन, विद द एज इनका लेवल कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह मैंने कहा है कि हमें अब क्या चीज़ चाहिए? एंडोजीनस रिपेयर मॉड्यूलेटर्स चाहिए। और ये चार ट्राईपेप्टाइड जो है ना फ्यूचर का टॉप ब्रांड होगा मेटल प्लस अमाइनो एसिड। अच्छा जी, ये सारी बात हम कर चुके। और इनका क्या पर्पस क्या है बेसिकली कि ये जीन एक्सप्रेशन को भी मॉड्यूलेट करते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग सेलुलर रिपेयर एंड टिश्यू रीजनरेशन प्रोसेस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। और जितनी भी हमारे पास जो हम कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में, उन सब में एक लफ्ज़ आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी कि वो चीज़ें जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को प्रमोट करती हैं, उसको इनहिबिट करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए। और ये ऑफ कोर्स ये जो कॉपर पेप्टाइड्स हैं ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव पाथवे अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सेलुलर डैमेज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसकी जो आजकल इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं GHK कॉपर पेप्टाइड का, इट्स ए पावरफुल रीसेट सिग्नल फॉर डैमेज टिश्यू। क्या चीज़ है? क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? इसको फिर याद कर लें कि इट्स ए पावरफुल रीसेट सिग्नल, ठीक है, फॉर डैमेज टिश्यू। और अगेन ये तो वही कॉमन बात है कि वुंड हीलिंग के साथ हर चीज़ शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, कोलेजन 1 एंड 3 सिंथेसिस, इलास्टिन एंड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन और एंजियोजेनेसिस। एंड ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव रोल होना चाहिए। और साइटोकाइन मॉड्यूलेशन, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनको रिड्यूस होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए बिटवीन मेटालिक प्रोटीन्स और TIMPs के दरमियान। और अब जो नई चीज़ यही आती जा रही है कि कॉपर पेप्टाइड डेमोन्स्ट्रेट रिमार्केबल एफिकेसी इन कंबाइनिंग विजिबल साइंस ऑफ एजिंग एंड ऑफ कोर्स 30% रिडक्शन इन फाइन लाइंस एंड 40% इम्प्रूवमेंट इन स्किन इलास्टिसिटी। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्लाइड याद आ जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ों को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार मेडिकल कंपनी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि GHK कॉपर पेप्टाइड यानी कि ये सारी चीज़ों का इनका क्या रोल क्या है बेसिकली। और एक है स्किन रिजुविनेशन में और दूसरा है डीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेशन इज़ बेसिकली रीजनरेशन, प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेशन इज़ बेसिकली रीजनरेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेशन कैसे कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एक्शन हो, और जो दूसरी चीज़ है कि फाइब्रोसिस प्रिवेंशन हो, एक्टिवेशन ऑफ स्टेम सेल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ये चीज़ें हैं जो कि क्या कर रही हैं? डीजनरेटिव और डीजनरेटिव मैकेनिज्म पाथवे को प्रमोट कर रही हैं। तो हमने क्या करना है कि वो चीज़ यूज़ करनी है जो एंटीऑक्सीडेटिव हो और इनकी फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करे, स्टेम सेल को एक्टिवेट करे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो।
तो इसका एक तो इम्पैक्ट ये आया, और दूसरा इम्पैक्ट ये भी है जो आजकल कहते हैं कि सप्रेशन ऑफ कैंसर मेटास्टैटिक जीन, इसका भी इसका रोल है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरे ख्याल फ्यूचर में पूरी रिसर्च इस तरफ चल पड़ेगी। और फिर दूसरा वो कहते हैं कि फिर रिजुविनेशन कैसे होगी और वूंड हीलिंग कैसे होगी। ये पूरी ये वाली जो स्लाइड है ना, अगर आप रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यही स्लाइड आपको याद कर लें और इसकी जगह जो चीज़ मर्जी फिट करते जाएं। जितने भी हमारे मेटल आइंस हैं, जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो इसके साथ फिट होते जाएंगे। यानी कि रिजुविनेशन कैसे होगी हमारे पास, यानी अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेटिव एक्शन हो, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड फाइब्रोब्लास्ट हो, अट्रैक्शन ऑफ रिपेयर सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ स्टेम सेल्स, इम्प्रूव कोलेजन स्ट्रक्चर। एक है कि सिंथेसिस, नॉट ओनली सिंथेसिस बट आल्सो स्ट्रक्चर, और इसके अलावा इंक्रीज कोलेजन, इलास्टिन एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन। और इसमें क्या चीज़ एक और है इम्पॉर्टेंट, दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड्स, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये है स्किन रिजुविनेशन, यानी कि स्किन रिजुविनेशन का जो मॉडल है वो इस पे एक्ट कर रहा है, और प्रिवेंशन और रीजनरेटिव मेडिसिन है वो ये है, और ये है वुंड हीलिंग का मॉडल। और बाकी सब ये पुरानी बातें, ये बातें बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो इसकी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनिशियली, पहले तो एक बात याद रखना है कि टॉपिकल, क्या यूज़ है इसका, टॉपिकल, ठीक है। और अभी आपको लाइव डेमो भी देंगे कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है, और फिर इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आएगी कि यूज़ कैसे करना है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो इनिशियल है दैट इज़ फेज़ 1, और फेज़ 1 में क्या है कि एवरी 14 to 20 days 1 to 2 सेशंस, जस्ट लाइक मीज़ोथेरेपी और माइक्रोनीडलिंग। मीज़ोथेरेपी के लिए खुदा की बात से एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्ट किया जाए। मीज़ोथेरेपी का मतलब है कि आप माइक्रोनीडलिंग करके स्प्रेड इट ऑन द सरफेस। ये जो अपना हमारा कंसेप्ट है कि हम हर चीज़ को क्या करते हैं, इंजेक्ट करना ही मीज़ोथेरेपी समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। असल चीज़ क्या है, ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी। इस बात को याद रख लें, ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी, और इसके लिए माइक्रो चैनल्स आर इनफ, ठीक है। तो एक्टिवेट, हमारा क्या पर्पस क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, इनिशिएशन ऑफ रीजनरेशन, ये बात है। उससे क्या होगा, इंक्रीज सेलुलर टर्नओवर, अर्ली कोलेजन स्टिमुलेशन। फिर कंसोलिडेटिंग फेज है, 5 to 10 वीक्स की इसकी फ्रीक्वेंसी, एवरी 2 to 3 वीक्स 2 to 3 सेशन। और अगेन बार बार मेरा फोकस किया मीज़ोथेरेपी और ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। और इसका भी यही पर्पज़ है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेंथ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन मैचुरेशन। यानी कि पहले हमने क्या किया, एक्टिवेशन की है फाइब्रोब्लास्ट की, और फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम कराया है कि कोलेजन प्रोडक्शन और सेल टर्नओवर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन मैचुरेशन। ये बात को समझना है कि पहला फेज़ में क्या करना है हमने, और सेकंड फेज़ में क्या कराना है, और थर्ड फेज़ में क्या कराना है। इससे आप ये याद रख सकते हैं कि कितने सेशन चाहिए होंगे और कितनी कितनी देर के बाद सेशन चाहिए होगा, ठीक है। और एंड टारगेट क्या है कि इम्प्रूव फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी। और फिर उसके बाद जो थर्ड फेज़ है मेंटेनेंस फेज़ का, ठीक है। और एवरी 3 to 6 months अगेन मीज़ोथेरेपी। और इसकी खूबसूरती और क्या है कि इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। कम्बिनेशन थेरेपी में जिस तरह आप रिसर्फेसिंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो माइक्रो चैनल्स बन जाते हैं स्किन में, या जब आप यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रो नीडल RF, तो उसके बाद भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं थर्ड प्लान के या मेंटेनेंस के, प्रिजर्व कोलेजन और प्रिवेंट डिग्रेडेशन। सो उसका रिजल्ट क्या होगा कि लॉन्ग टर्म स्किन क्वालिटी मेंटेनेंस। अच्छा, फिर मैं इसको एक दफ़ा आपके लिए रिपीट करता हूँ, ठीक है। स्टेज 1 क्या है, इनिशिएशन, नंबर 2 कंसोलिडेशन, और नंबर 3 मेंटेनेंस। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, इनिशिएशन ऑफ रीजनरेशन, और इससे इंक्रीज सेल टर्नओवर और अर्ली कोलेजन स्टिमुलेशन। और फिर उसके बाद स्टेज 2 आ गई कंसोलिडेशन, और इसमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन स्टिमुलेशन। और स्टेज 3 जो है ना वो क्या है बेसिकली कि मेंटेनेंस,
और मेंटेनेंस में क्या है, प्रिजर्व कोलेजन और प्रिवेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, ये बात याद रखनी है, दिस इज रीजनरेटिव मेडिसिन। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तो पहले बोलना था, मैं चीख चीख के बोली जा रहा हूँ। अच्छा, और इसी एक तो इसका ये रोल हो गया रीजनरेटिव मेडिसिन में, और दूसरा है कि वूंड हीलिंग। और वूंड हीलिंग पे बेसिकली सबसे बड़ा रोल किसका होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट का या प्लास्टिक सर्जन का। और वूंड हीलिंग पे हमारी तवज्जो ज़ीरो। मतलब जो कोई वूंड हीलिंग का पेशेंट आए तो हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन, हम सारे परे मुँह कर लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये हमारा ही काम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अजीम भाई आए थे तो उन्होंने वूंड हीलिंग पे हमें बड़े लंबी चीज़ें बताई, और हम सब क्या करते थे कि जब ये वूंड हीलिंग की बात करते थे हम मुंह परे कर लेते। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात, और वो हमने मिस कर दी। ठीक है, लेकिन अब चूँकि रीजनरेटिव मेडिसिन इज़ बैक, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वापस उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, कॉपर पेप्टाइड का यानी कि इसका जो है एक और इफेक्ट यह है कि रीएपिथलाइजेशन, टिश्यू रिपेयर, और इसका मतलब क्रॉनिक वुंड्स और पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, चलो ये कर लेते हैं कि आप ये याद कर लें कि पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी की तरफ हम, चलो कई दफ़ा हम एग्रेसिव रीसर्फेसिंग कर रहे हैं, और तो उधर हमें ये पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी के लिए चाहिए। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल भी है जो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये हेयर फॉलिकल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉपर। और या ये इसके ट्राईपेप्टाइड, कॉपर ट्राईपेप्टाइड, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं, कॉपर, ग्लाइसिन, हिस्टाडीन और लाइसिन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक फॉर हेयर ग्रोथ। और हेयर ग्रोथ में क्या करता है, इंक्रीज फॉलिकुलर साइज, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये अभी एक नई चीज़ जो है ना, जो हमारे सामने आई है कि इट हैज़ पोटेंशियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से सबके सर में क्या लग रहा हो, कि आज हमने सीख ली नई चीज़ कि ट्राईपेप्टाइड ठुकेगा सबको। ठीक है, तो ये एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ख्याल में ट्राईपेप्टाइड का एक और इम्पॉर्टेंट रोल क्या होना चाहिए, सबसे इन डिमांड, सुभान अल्लाह, ब्राइटनिंग, यानी कि गोरा होना।